इस वीडियो में हम एक इवैल्यूएशन करेंगे जितने भी एमसीक्यू के एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन ऑफलाइन उनका। तो अब बात आती है एमसीक्यू के एग्ज़ाम की। तो जिस टाइम एग्ज़ाम सर्वे भरा जा रहा था उस टाइम सबको पता था कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं रिस्क तो होगा ही, ऑनलाइन में रिस्क होता है, टेक्नोलॉजी वगैरह कोई भी चेंज होता है। उस टाइम भी हमको पता था कि हमारी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो अपने पे बात लेगी ही नहीं और नुकसान स्टूडेंट का होगा और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। और अब बात आती है उसमें भी सबसे मेन बात क्या आती है एमसीक्यू की। तो सबको पता था कि एमसीक्यू का बिल्कुल आसान मैटर है और एमसीक्यू में अगर कोई रीचेकिंग का है नहीं, कहीं नोटिस पे भी लिखा हुआ था कि रिवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा एमसीक्यू की आंसर शीट्स का। तो सबको पता था कि इसमें हाईएस्ट रिवार्ड है, जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है। तो देख सकते हैं कि आप 100% की डीएमसी है मेरे पास। यहाँ पर आप देख लो 100% तक आए हुए हैं। ये एडवांटेज था देने का ऑनलाइन एग्ज़ाम का। और दूसरी साइड डिसएडवांटेज था टेक्निकल इशू, जो भी वगैरह किसी का कोई एग्ज़ाम पिन नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसका डिसएडवांटेज था। तो हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अगर किसी भाई बहन ने ऑफलाइन एग्ज़ाम चूज़ करा हो, मान लो, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम चूज़ करा तो उसका एडवांटेज क्या था? उसका एडवांटेज था कि वो रिस्क फ्री था। सिर्फ कोरोना का इशू था और रिस्क फ्री था वैसे, और वो एग्ज़ाम देने का उसके पास पूरा टाइम था उसको। और एट द टाइम उसका डिसएडवांटेज क्या था? दूसरा, उसको भी उतनी फॉर्मेलिटी करनी थी, इतनी सारी अंगूठे वगैरह लगाने थे, इतनी जगह रोल नंबर वगैरह गोले फिल करने थे। ये डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज था उसको नकल वगैरह का कोई स्कोप ही नहीं था, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कोई स्कोप नहीं था, वैसा ही था। कुछ केवल 2-4 कॉलेजों को छोड़ के जहाँ पे किसी ने टीचर वगैरह ने करवा दी हो या उनके कॉलेज लेवल पर हो गई हो, उसके अलावा कहीं भी कोई स्कोप नहीं था। दूर दूर बच्चे बैठे हुए थे और बल्कि कई कॉलेजों में तो पूरी क्लास में ही 1-2 बच्चे बैठे हुए थे। ऐसा ऐसा सीन था और कोई नकल का स्कोप नहीं था। तो ये उनका डिसएडवांटेज था। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के एडवांटेज डिसएडवांटेज की। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का एडवांटेज था जिसका जितना धक्का चला, जितनी नकल करी हुई, किसी ने साथ बैठा के किसी को पेपर उसकी मदद की, करवाई, और अपना किसी ने गूगल करा। और बात क्या थी कि आपके वीडियो के अंदर कोई नहीं आना चाहिए और आप जिस डिवाइस से पेपर कर रहे हैं उससे छेड़छाड़ नहीं करनी थी। सिर्फ 2 सिंपल से ये फॉर्मूले थे और नॉइस का भी कोई पंगा नहीं था। और डिसएडवांटेज क्या आई कि टेक्निकल इशू की वजह से, किसी की ऐप की वजह से, किसी की एग्ज़ाम पिन नहीं आया, कोई अपना डीएनडी लगा के बैठा था, उसके पास एग्ज़ाम पिन आए तो आए कैसे, इतने इशू की वजह से कईयों के पेपर रह गए। तो ये उनका डिसएडवांटेज था। तो आप देख सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। जब आपने एग्ज़ाम सर्वे के टाइम आपको यूँ पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एमसीक्यू करने हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन चूज़ करना है, आपने एमसीक्यू करना है, तो आपको उस टाइम पता होना चाहिए कि आपको 50 में से जब 40 एमसीक्यू करने हैं तो एमसीक्यू में कुछ ना कुछ टेढ़ापन तो होगा ही ऑनलाइन एग्ज़ाम में, कि आपका दिक्कत भी आ सकती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तब सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने भी सबको कहा था कि एमसीक्यू में कोई भी प्रोक्टरिंग वगैरह का कोई सिस्टम ज़रूर होगा ऐसा, क्योंकि एमसीक्यू अगर आप के पास ऐसा कैमरे वाला सिस्टम नहीं होता, जैसे अगर आपके भी जूम या वीडियो मीटिंग ऐप पे होते, तब उसमें तो सभी बच्चों के यही डीएमसी आनी थी 100% वाली, सबको पता था ये। और इसी के लिए मैंने सबको कहा था कि अगर आप अपना रिस्क पर्पज़ नहीं लेना चाहते तो अपना ऑफलाइन चूज़ कर लो, ऑफलाइन बेटर है। आपके पास जितने आपके 45 मिनट का इतना थोड़ा टाइम था, तो 45 मिनट के 45 मिनट तो कम से कम ऑफलाइन मिलते आपको। ऑनलाइन में कईयों को कम भी मिले, कईयों का आखिरी के 5-5 मिनट में भी चालू हुआ। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों थे। तब अब बात आती है कि एकेडमिक ईयर ख़राब होता है या नहीं होता, और नेक्स्ट बार आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट की आखिरी सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर जो होता है, उसमें रीअपीयर आती है, उसका एकेडमिक ईयर आज तक का रिकॉर्ड है, हमेशा एकेडमिक ईयर ख़राब होता आया है। आज तक का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। और अब कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम के चलते
करंटली 30 नवंबर तक तो चल रहे हैं इंटरमीडिएट के रीअपियर के एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट के रीअपियर के एग्ज़ाम। तो 30 नवंबर तक तो कोई एग्ज़ाम की उम्मीद भी नहीं है कि भूल चूक से भी कोई एग्ज़ाम करवाया जा सके, क्योंकि टाइम होता है। अगर आपका फ़ाइनल का एग्ज़ाम करवाएं तो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फ़ाइनल का करवा ही नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात कि स्पेशल एग्ज़ाम होएगा वो वाली बात। नॉर्मल केस जो होता है, जो आज तक चलता आया है, उस केस में होता है कि 6 महीने के बाद जब अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तब एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। 6 महीने तो नहीं, वो एग्ज़ाम 4 महीने के बाद होते हैं, और अभी भी 4 महीने के बाद होंगे नॉर्मल एग्ज़ाम। अगर कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आती एमडीयू की तरफ से, स्पेशल नोटिफिकेशन की भाई हम जिनके पेपर रह गए, ख़राब हुए, उनके एग्ज़ाम लेंगे, और ऐसे आने के कम चांस इसलिए हैं क्योंकि अगर आप बात करें, आप यूजी के एमसीक्यू एग्ज़ाम हुए, ज़्यादातर दिक्कत यूजी एमसीक्यू में आई है, और पीजी के डीडी के फर्स्ट वाले दिन आई थी, पहले दिन आई थी वहाँ पर। तो अब लेने पड़ेंगे तो उनको यूजी के भी लेने पड़ेंगे, पीजी के भी लेने पड़ेंगे, और ऐसा इस टाइम लगता नहीं कि ऐसा हो जाएगा सडनली। और सडनली ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पीजी के तो करा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स और यूजी के कराए हैं एमसीक्यू के एग्ज़ाम। अब एमसीक्यू एग्ज़ाम्स का फ़ायदा भी था, बच्चों की 100% की डीएमसी आई है। 100% आप सोच भी नहीं सकते, थ्योरी में 100%। आप थ्योरी में अगर आप पीजी का किसी ने पेपर दिया हो, आप हांगा लगा लो, कितनी नकल कर लो, कुछ भी कर लो, आपके 100 के आपके 80% मुश्किल से बने होंगे पीजी में। अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव के जो भी रिज़ल्ट आए हैं, 80% बमुश्किल नंबर बने हैं। और जबकि आप देख सकते हैं यूजी में 93%, 94%, 100% तक रिज़ल्ट आए हैं। तो ये देख सकते हैं। अब बात आती है एकेडमिक ईयर की, तो अभी कॉलेजों के फॉर्म नहीं निकले हैं, और कॉलेजों के फार्म भी निकल जाएंगे, दिसंबर में उनके एडमिशन हो जाएंगे। और आपके दिसंबर में मान लो भूल चूक से कोई दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम भी होते हैं, तब उनका रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगेगा, और मुश्किल है कि कई नंबर पड़े। अब बात आती है आपका नंबर पढ़ कहाँ सकता है। तो अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डी होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के फॉर्म लेट तक चलते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लेट तक चलते हैं। तो और इसका एक और शेड्यूल भी होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस में 6 महीने बाद भी नया सेशन चालू हो जाता है कई जगह पे, कई यूनिवर्सिटियाँ, जैसे ये अपनी डीयू में सोल है जो, और जो मेन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी इग्नोयू है, ये भी 6 महीने के बाद अपने एडमिशन कराती है डिस्टेंस में। तो जिसमें अपना एकेडमिक ईयर बर्बाद ना कराना हो, वो अपना इग्नोयू से कर सकता है। अदरवाइज़ जो अपना रेगुलर से ही करना चाहता है, वो या तो अपना कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर सकता है, या अपनी जो सरकारी नौकरी जो उनका गोल है उसकी तैयारी कर सकता है इन 6 महीने में, और अपना अपनी जो भी रीअपियर वगैरह क्लियर करके अपना सरकारी नौकरी के फॉर्म भर के बढ़िया लग सकता है। यूँ नहीं है कि आपका एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो आपकी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई, ऐसा कोई सीन नहीं होता। जिसकी भी आज तक रीअपियर आई है आखिरी सेम में, अगर आप बात करें तो पास परसेंटेज 50% रहती है, कई बार 50% बच्चों के रीअपियर आती है। अब की बार तो फिर भी 70%, 80% तक रिज़ल्ट गए हैं, 90% तक भी रिज़ल्ट गए हैं, क्योंकि एमसीक्यू का एग्ज़ाम पैटर्न इजी था। और अब बात करते हैं कि एडमिशन की तो आपकी बता दी, और कोई ट्यूशन भी कर सकता है, घर बैठे ट्यूशन पढ़ा सकता है, और जब उसकी रीअपियर क्लियर होए तो वो अपना रेगुलर पढ़ना चाहे रेगुलर पढ़ सकता है। और ये सारी वीडियो मैंने बात बताई है कि क्या सिनेरियो था, क्या जो एनालिसिस आया है एमडीयू के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का, एमसीक्यू का। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि रीअपियर के फॉर्म कब निकलेंगे, ये फॉर्म कब निकलेंगे। अगर कोई भी स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आती है तो अभी करंटली कोई एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं निकले हुए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ एक स्पेशल
अब बात आती है एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म क्यों नहीं निकले हैं। तो देखो, एक यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इन्होंने निकाले थे एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म और इनके अभी भी चल ही रहे हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म। तो दिक्कत क्या है कि एडमिशन हुए नहीं हैं, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म पहले से कैसे भर दें, यह बात आती है मेन। दाखिला प्रक्रिया ख़त्म नहीं हुई है और परीक्षाओं के फ़ॉर्म भरने के फरमान आ गए हैं। तो एमडीयू इसे ना मानते हुए इसीलिए दाखिले एडमिशन फॉर्म एडमिशन हो जाने के बाद फॉर्म निकालेगा और वो तकरीबन अपना दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। दिसंबर में निकलेंगे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, जब एडमिशन वगैरह का पक्का हो जाएगा, हाँ भाई क्लास अब से चालू है, और फिर पेपरों का भी क्राइटेरिया आ जाएगा कि हाँ भाई मार्च में लेने हैं, फरवरी में लेने हैं, जनवरी में लेने हैं, कब पेपर लेने हैं वो पता लग जाएगा, तब निकलेंगे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बताया जा सके। और भी अभी किसी को डाउट है, बच्चों के सवाल आ रहे हैं रीचेकिंग के, रीवैल्यूएशन के, तो मैं रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का ही बताता हूँ। तो पहले नोटिस आया था कि एमडीयू के एमसीक्यू के एग्ज़ाम्स में रीचेकिंग रीवैल्यूएशन नहीं होगा, रीवैल्यूएशन नहीं होगा, ये तो श्योर एंड श्योर उसमें लिखा हुआ था। और रीचेकिंग क्या होती है, रीचेकिंग में आपका बस टोटल देख लेते हैं, टोटल ठीक है या नहीं है। तो वो 100 रुपये का फॉर्म आता है और वो आता है अपना डीडी ब्लॉक में, नीचे वहाँ पे रसीद कटती है उस 100 रुपये के फॉर्म की, आईटी सेल एमडीयू से वो फॉर्म मिलता है और उसका आपको रिफ़ंड मिल जाता है। अगर किसी का भाई नंबर बढ़ते हैं उसके बाद उसका रिफ़ंड भी मिल जाता है आपको, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना हुआ है। इसके बारे में मेरे को एक नोटिस भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस एमडीयू का जो एग्ज़ामिनेशन के जनरल रूल्स होते हैं वो, और ये आपका रहा 30 दिन के अंदर रीचेकिंग के लिए भेजते हैं। जो एडमिसेबल फ़ीस होती है, मैंने कहीं पढ़ा था 100 रुपये फ़ीस होती है, और वो अपना डीडी का सेक्शन है जो एमडीयू में, वहाँ पर एसबीआई का काउंटर है, एसबीआई या कोई एक्सिस का, वहाँ पर जमा करानी होती है। और इसके लिए आपको खाली अपने रिज़ल्ट की कॉपी चाहिए होती है और एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग इज़ रिसीव्ड। तो 30 दिन के अंदर जब आपका रिज़ल्ट डेट आती है, रिज़ल्ट डिक्लेयर की डेट होती है, उसके 30 दिन के अंदर आप करा सकते हैं। रीचेकिंग विल बी डन ओनली टू सी इफ द मार्क्स अवॉर्डेड टू वेरियस आंसर्स हैव बीन करेक्टली एडिड। तो अब बात आती है कि करेक्टली एडिड करे हुए हैं या नहीं है। एंड इफ़ ऑल द आंसर्स हैव एग्जामिन्ड बाय द एग्जामिनर एंड हिज हर रोल नंबर अवार्ड्स हैव बीन करेक्टली पोस्टेड। तो ये चीज़ें चेक होती हैं। पहला क्या होता है कि करेक्टली ऐड करे हुए हैं या नहीं है, और दूसरा क्या होती है कि सारे आंसर चेक करे हुए हैं या नहीं है, और तीसरा क्या होती है जो रोल नंबर और अवार्ड है वो अच्छे से करेक्ट पोस्ट करे हुए हैं या नहीं है। और इस केस में अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है रिज़ल्ट के रीचेकिंग में, तो फ़ीस रीपेड कर दी जाती है, रिफ़ंड कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये एमडीयू का ऑर्डिनेंस है एग्ज़ामिनेशन के रूल्स का, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। और इसमें आपको ये भी दिखा दूं, जिसका रिज़ल्ट लेट वगैरह के आपके डाउट्स होते हैं वो भी है इसमें। ये रहा, जिसकी रिज़ल्ट लेट वगैरह होता है वो अपना 10-15 दिन के अंदर अपने रिज़ल्ट ब्रांच में और अपना जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से अपनी डिटेल्स वगैरह भिजवा दे, ताकि आपका टाइमली रिज़ल्ट आ पाए। तो ये आप लोगों को मैंने बताया है, सब कुछ बताने की कोशिश करी है। और अब मैं आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। तो गाइस ये रिवैल्यूएशन का फॉर्म है। रिवैल्यूएशन के फॉर्म 2 तरह के होते हैं, एक तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए और एक नॉट प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो आप लोग। बीएड, एमएड, बीई, बीटेक, बीएएमएस, एमबीए, एमसीए, एफसी, एलएलबी, एलएलएम, बीबीए, बीसीए, बी फार्मेसी, ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं इनके 500 रुपये लगते हैं रिवैल्यूएशन के, और 300 रुपये लगते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी, इनके 300 रुपये लगते हैं। अब इनके जो मेन रूल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 30 दिन के अंदर भरना होता है, और आप सबको पता होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एमसीक्यू में रिवैल्यूएशन नहीं भर सकते। ऑफलाइन एमसीक्यू में जो नोटिस है आपने पहले भी पढ़ा होगा एग्ज़ाम देने से पहले, कि एमसीक्यू में रिवैल्यूएशन नहीं होगा। रिवैल्यूएशन का क्या होता है, रीचेकिंग का मैंने आपको बता दिया, उसमें टोटल वगैरह देखते हैं। रिवैल्यूएशन में पूरी की पूरी आंसर शीट रिवैल्यूएट होती है,
रिवैल्यूएशन मतलब कि हर एक क्वेश्चन में कितने नंबर दिए गए हैं, ये वो चीज़ें, और वो रिवैल्यूएट होते हैं। मान लो किसी टीचर ने मेरे को 16 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 12 नंबर दिए हुए हैं, और ऐसे ही सब में 12-12 दिए हुए हैं, और मैं वहाँ पे रिवैल्यूएट कराता हूँ, तब मान लो रिवैल्यूएशन वाला मुझे 13-13 नंबर दे देता है सब में, तो मेरे बढ़ के आ जाएंगे। ये होता है रिवैल्यूएशन। और जो बच्चा फेल होता है रिवैल्यूएशन में, उसके सेम ही मार्क्स दिखाता है, उसके मार्क्स घटे बढ़े नहीं दिखाता। जो फेल होता है रिवैल्यूएशन में, उसके सेम मार्क्स दिखाता है। ये रिवैल्यूएशन के कुछ रूल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी वीडियो में काफ़ी कम टाइम, और भर कौन सकता है जिसके 15% मार्क्स हो कम से कम, देख लो ये रूल है, और 30 दिन के अंदर भरना होता है। तो एमसीक्यू वाले तो नहीं भर सकते, लेकिन जिनका भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हुआ है वो ये बात ध्यान में रख लें, वो भर सकते हैं, और 30 दिन के अंदर भरना होगा। और तकरीबन बात करूँ तो 4 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाता है। जो आपकी रिज़ल्ट की डेट होगी, मान लो 8 जनवरी को रिज़ल्ट आया होगा, तो इसके 4 महीने के बाद आपके ये चीज़ें अपडेट होती हैं रिवैल्यूएशन की। गाइस, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि जितनी भी एस्पेक्ट्स हो मैं आपको बता पाऊँ। अभी भी किसी के डाउट्स आते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे कहता है कि ये सब चीज़ें आप सबको पता है, आप ये बताते हो, तो वो आपकी गलती है भाई। आप इस चैनल पर मत आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनल आप लोगों के लिए है। किसी के कोई सेशन डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैं सोल्व करता हूँ, अपनी लेवल पे ट्राई करता हूँ। हो पाते हैं तो कर देता हूँ, नहीं हो पाते तो नहीं कर पाता, दैट्स इट। अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स अलॉट एवरीवन, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। कुछ 2-4 बच्चों के कमेंट्स के भद्दे कमेंट्स की वजह से हम नहीं रुकने वाले, हम आप लोगों की मदद करते रहेंगे। थैंक्स अलॉट एवरीवन।